जब ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई थी, शिल्पा के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। तभी थकी हारी डॉक्टर ममता ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। उनके साथ ही डॉक्टर पाटनी और डॉक्टर नवीन भी बात करते हुए बाहर आए। शिल्पा जल्दी ही ममता के पास आई। उसने पूछा, डॉक्टर कैसे हैं मेरे भाई, वो ठीक तो है ना? ममता ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स शिल्पा जी, वो ठीक हैं। उनके ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट था उसे सक्सेसफुली निकाल दिया गया है। भगवान ने चाहा तो उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। तनुजा जी से कुछ बात करनी थी, कहाँ है वो? ममता की आंखें तनु को ढूंढ रही थी। शिल्पा ने कहा, वो मैंने अभी ही उसे खाना खाने भेजा है। उसे तो कभी भी भूख नहीं लगती। अपना ध्यान रखना कभी आया ही नहीं। बस भाई ठीक हो जाए फिर संभाल लेंगे उसे। शिल्पा अपनी धुन में ये कहकर मुस्कुरा दी, पर उसे नहीं पता था उसकी इस बात को सुनकर डॉक्टर ममता के दिल में एक दर्द की लहर उठ गई थी। डॉक्टर नवीन भी वहां आकर ममता से बोले, चले ममता, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। सिंगापुर में भी और यहाँ भी तुमने आराम किया ही नहीं है। ममता भी चलते हुए मुस्कुराकर उससे बोली, आराम तो तुमने भी नहीं किया है। फिर दोनों ने शिल्पा से बाद में मिलने को कहा और वहां से अपने क्वार्टर में चले गए। थोड़ी ही देर में दादाजी, अरुण और तनु वहां आ गए। तेज को आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शिल्पा उसे देखे जा रही थी। तनु वहां आई। तेज को देखकर उसकी आंखें फिर भर आई। उसे शिल्पा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा तो शिल्पा ने कहा, भाई ठीक है, तू चिंता मत कर और जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर से मेरी बात हुई है। वो डॉक्टर ममता को तुमसे कुछ कहना था, पर अब वो घर चली गई है। कल बात कर लेना। फिर सभी तेज को देखने रूम के बाहर ग्लास के पास आ गए। सभी अंदर जाकर देखना चाहते थे। मशीनों के बीच उलझा तेज बेजान सा बिस्तर पर पड़ा था। तनु ने एक नजर उसे देखा। उसका दिल धक से रह गया। वो परेशान सी वहीं टेबल पर बैठ गई। सभी धीरे धीरे एक एक करके तेज को देखने जा रहे थे। नर्स उन्हें ज्यादा देर अंदर नहीं रहने दे रही थी। अरुण ने सभी को घर भेज दिया था, पर तनु नहीं गई। उसे आज सुबह से ही हल्का दर्द था, पर वो उसे सहती रही। जब सहन नहीं हुआ तो वो टहलने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से स्केचबुक निकाली और उसमें ड्राइंग करने लगी। उसका मन अभी भी तेज के आसपास ही था। अरुण कुछ दूर से तनु को देखते हुए मन में बोला, प्यार हो तो इन दोनों के जैसा। इन्हें अपनी तकलीफ तो दिखाई नहीं देती। भगवान, आप ऐसे प्यार करने वाले को दूर क्यों करते हैं? तकलीफें इन्हीं के नाम क्यों होती है? काठ गोदाम में प्रीति घबराते हुए विक्रम के रूम में आई। चमन उसे बाहर से ही छोड़ गया था। उसे नहीं पता था विक्रम अभी रूम में है या नहीं। उसे घबराते हुए रूम में चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई नहीं था वहां। उसे चैन की सांस ली। वो रूम में हर चीज ध्यान से देख रही थी। हर चीज अपनी जगह पर थी। इतना तो समझ आ गया था कि विक्रम को सफाई पसंद है। उसने खिड़की के पर्दे हटाए। वहां से पहाड़ी का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता था। वो मुस्कुराकर बाहर के इस खूबसूरत से नजारे को देखने लगी। साधना जी राणा जी के साथ बाहर तैयार होकर खाने के लिए प्रीति का ही वेट कर रहे थे। विक्रम को आता देखकर राणा जी बोले, अब बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको समय पर घर आना चाहिए। आपकी पत्नी भी है यहाँ, जिससे आपने अपनी मर्जी से शादी की है, तो उसका ध्यान भी आप ही को रखना है। देखिए, वो भी यहाँ हमें तो नहीं जानती, घुली मिली भी नहीं है, तो उसे आपकी मदद की जरूरत होगी। जाइए और उनसे कहना तैयार होकर जल्दी नीचे आए। हमें खाना खाकर दिल्ली निकलना है। विक्रम जो शांति से राणा जी की बातें सुन रहा था, एक नजर साधना जी की ओर देखकर ऊपर के रूम में जाने लगा। साधना जी ने उसकी लाल आंखें देखी। उनके दिल में एक टीस सी उठी। वो विक्रम के पीछे जाते हुए बोली, विक्रम, मैं नहीं जानती तुम्हारी शादी प्रीति से किन हालातों में हुई है, पर बेटा अब वो तुम्हारी पत्नी है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया और तेजी से डग भरते हुए अपने रूम में चला गया। उसे देखा रूम का दरवाजा खुला हुआ ही था। वो एक पल ठहर गया, शायद अंदर प्रीति हो। वो अंदर आया तो उसने देखा प्रीति अभी भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसे लगा वो अभी भी शादी का दुख मना रही है, तो वो चिढ़ते हुए बोला, नीचे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज तैयार होकर जल्दी नीचे चलो। अब तक तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए था। प्रीति विक्रम की बात सुनकर चौंक गई, फिर बोली, सॉरी, पर वो आपके रूम से बाहर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है, बस वही देख रही थी और मुझे पता भी नहीं कि मेरे कपड़े यहाँ रखे हैं। विक्रम अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोला, ये इतनी बड़ी अलमारी देखने के लिए नहीं है, तुम खोलकर नहीं देख सकती थी। विक्रम अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जाते जाते उसने अलमारी का डोर खोल दिया जिस साइड प्रीति के कपड़े रखे थे। उसने देखा वहां बहुत सी साड़ियां और कुछ सूट भी थे। उसने एक सूट निकाला और विक्रम के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लगी। उसने अपने मन में कहा,
रब जी, सच में बहुत ही खड़ूस है ये तो। अभी तक तो ऑफिस में ही झेलना होता था, पर अब घर में भी इन्हें और इनकी बातें सुननी ही होगी। अरे प्यार से ही बोल देते कि प्रीति तुम्हारे कपड़े यहाँ अलमारी में रखे हैं, पर नहीं, इन्हें तो छोटा हो जाना है जो प्यार से बात करेंगे। प्रीति, इस पागल आदमी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं तो झगड़ा होना तो बनता ही है। वैसे कहा ही क्या, वाकई अलमारी में कपड़े होंगे, मुझे भी तो देखना था ना, थोड़ी सी जल्दी तो मैं भी हूँ। रब जी प्लीज थोड़ा सा दिमाग इधर भी दे देना। वो सोच में ही गुम थी। तभी धड़धड़ाते हुए सुधा उसके रूम में आई और प्रीति को विक्रम के रूम में देखकर उसका हाथ पकड़कर बोली, ये मत समझना ये गंदा गेम खेलकर तुम विक्रम की जिंदगी में घुस जाओगी और उसके घर और उसके बेडरूम में अपनी जगह बना लोगी। तुम्हें मैंने इस घर से नहीं निकाला तो देख लेना, मेरा नाम भी सुधा नहीं। प्रीति उसके हाथ को झटकते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? गंदा गेम? कौन सा गंदा गेम खेला है मैंने? मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई है, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। मैं नहीं तो आज यहाँ कोई और होती, पर विक्रम तुमसे तो शादी बिल्कुल नहीं करता, समझी? और आइंदा से मेरे बेडरूम के अंदर आने से पहले 10 बार सोच लेना। जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। अगली बार दरवाजा नॉक करना भूलना मत। सुधा कुछ बोलती तभी उसने देखा विक्रम वॉशरूम से बाहर आ रहा था। वो बात का रुख चेंज करते हुए बोली, तुम इतनी चीप हरकत कैसे कर सकती हो? मैंने पता लगवाया है, वहाँ फोटोग्राफर्स तुमने बुलवाए हैं और मीडिया में खबर भी तुमने ही फैलाई है। मैं सोच भी नहीं सकती विक्रम को पाने के लिए तुमने ऐसा गेम खेला। प्रीति आश्चर्य से सुधा को देख रही थी। उसने बोलने के लिए मुंह ही खोला था कि सुधा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई, पर रूम के बाहर आकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे जो खबर पहुँचानी थी विक्रम तक वो तो पहुँच गई है। अब देखना तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहता है या फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। सुधा मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाकर वो बिस्तर में पसरते हुए बोली, बहुत मजा आया अभी, बस जिस दिन ये प्रीति यहाँ से जाएगी मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। वहाँ सुधा की बातें सुनकर प्रीति बुद्ध बने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आया था सुधा ये कैसा इल्जाम लगा कर गई है। वो ऐसे ही पलटी, पर उसने अपने सामने विक्रम को देखा और वो बोली, विक्रम, मुझे नहीं पता ये क्या बोल के गई, प्लीज इस पागल की बात पर विश्वास मत करना। विक्रम उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ, पर इस समय तुम्हें जल्दी तैयार होना है, मम्मी नीचे खाने में वेट कर रही है। प्रीति ने भी कुछ सोचते हुए हाँ कहा और वॉशरूम चली गई। विक्रम सुधा की कही बात सोचते हुए खिड़की के पास आया। उसके दिमाग में अभी भी सुधा की कही बातें घूम रही थी। प्रीति जल्दी ही तैयार होकर आ गई। विक्रम ने एक नजर उसे देखा, फिर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसका दिमाग अब प्रिया और प्रीति को कंपेयर करने में लगा था। प्रीति लाख गुना सुंदर थी प्रिया से, पर वो भी इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान थी। इसीलिए विक्रम ने उसे तेजी से अपने दिमाग से अलग कर दिया। प्रीति तैयार हो गई थी। वो पूरी ही पंजाबी कुड़ी लग रही थी। विक्रम ने उसे नीचे चलने का इशारा किया और दोनों डाइनिंग हॉल में आ गए। सभी नीचे बैठकर इंतजार कर रहे थे। राणा जी का दिमाग थोड़ा खराब होने लगा था। उनके दिल में यही आ रहा था कि प्रीति भी शायद सुधा की तरह ही है। उन्हें वो दिन भी याद आया जब सुधा ने बगैर ब्रश किए ही नाश्ता किया था। हालांकि उसकी रोज की ही ये रूटीन थी। विक्रम के पीछे पीछे प्रीति सुकुचाई सी वहां आई। साधना जी ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया। विक्रम ने अपनी जगह ले ली थी। प्रीति बैठने वाली थी, तभी उसकी चेयर को सुधा पकड़ती हुई बोली, सॉरी, पर ये जगह मेरी है, तुम कहीं और बैठ सकती हो। सब सुधा का ही मुंह देख रहे थे। तभी प्रीति ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, होगी पहले, पर अब ये मेरी जगह है। उसे सुधा को हल्का धक्का देते हुए पीछे किया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। सुधा अभी भी गुस्से में वहीं खड़ी हुई थी, तो प्रीति उसे देखकर बोली, अब बैठ जाओ, हमें जल्दी ही निकलना है। यहीं रुकना है तो थोड़ी देर में खा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्रीति को आश्चर्य से देख रहे थे, पर जब प्रीति ने सुधा को जमीन दिखाई तो सभी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाए। विक्रम ने सोचा नहीं था प्रीति उसकी इस मुसीबत से उसे ऐसे छुटकारा दिला देगी। वो भी प्रीति की हरकतों पर मुस्कुरा उठा। सभी ने खाना खाया, फिर कुछ देर बाद ही हेलीपैड की तरफ चले गए। सभी चल रहे थे। सुधा अभी भी प्रीति को देखकर मुंह बना रही थी। प्रीति से जब रहा नहीं गया तो उसने धीरे से अपना पैर सुधा के आगे कर दिया। सुधा जो बगल में चल रहे विक्रम को देखे जा रही थी, उसकी नजर प्रीति की इस शैतानी पर नहीं पड़ी और वो गिरने लगी। सभी सुधा की ओर घूम गए। विक्रम जो बगल में ही चल रहा था, उसे जल्दी ही सुधा का हाथ थामा, जिससे सुधा नीचे नहीं गिर पाई। वो एक्टिंग करते हुए बोली, विक्रम, मुझे किसी ने गिराया है, मैं ऐसे नहीं गिर सकती। फिर वो आ भरते हुए बोली,
लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है, प्लीज हाथ थाम लो जरा, मैं ठीक से चल नहीं पा रही। प्रीति ने तो सोचा था कि वो गिरेगी तो उसे मजा आएगा, पर यहाँ तो दूसरी ही कहानी बन गई थी। इससे पहले कि विक्रम उसे थामकर आगे आता, साधना जी ने सुधा का हाथ पकड़ा और चलते हुए धीरे से बोली, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, जरा मेरा हाथ थाम कर चलो। साधना जी को सुधा के साथ देखकर प्रीति ने चैन की सांस ली। वो सबसे पीछे धीमे कदमों से आ रही थी। पता नहीं क्यों, पर नानी जी समझ गई थी कि प्रीति की हरकत है। वो भी विक्रम का हाथ थामे चलने लगी। सभी आगे निकल गए। जब प्रीति नहीं आई तो विक्रम से राणा जी बोले, बहू कहाँ है, देखकर आओ, तुम्हें तो ध्यान ही नहीं है। विक्रम मुंह बनाते हुए वापस गया। उसने देखा प्रीति थोड़ी दूर अपना पैर पकड़े बैठी थी। विक्रम उसके करीब आया, उसने देखा और कहा, और करो दूसरों को परेशान, अब मिल गई ना सजा, बताओगी क्या हुआ है। प्रीति ने अपना सर ऊपर किया, उसके चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। विक्रम ने नीचे बैठकर उसे देखकर कहा, क्या हुआ। प्रीति ने मासूमियत से कहा, मुस्कुराने की सजा, अभी तो कहा आपने, वैसे मेरा पैर मुड़ गया है, रब जी से मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। देखो ना, उस चुड़ैल को देखकर मुस्कुरा रही थी और ये हो गया। वैसे कुछ पल रुकूंगी तो ठीक से चल पाऊंगी। विक्रम ने अब मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तब तक तो सब खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करेंगे और पापा बात बात पर मुझे खरी खरी सुनाएंगे। तुम्हें तो बड़ा मजा आएगा। अब जल्दी खड़े होने की कोशिश करो। प्रीति ने उसे देखकर मन में कहा, रब जी, ये खूसट आदमी मेरा हाथ तो बस बेशर्म की डंडी के सहारे पकड़ता है, जैसे मेरे हाथ में तो कांटे लगे हैं। और उस चुड़ैल का हाथ देखिए कैसे थाम रहा था। बहुत बुरे हैं ये, सच में रब जी, एक नंबर के सड़ू। प्रीति ने खड़े होने की कोशिश की, पर खड़े नहीं हो पा रही थी। तो विक्रम ने अपना हाथ आगे किया, पर प्रीति ने एक नजर उसे देखा और फिर इधर उधर नजरें घुमाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर विक्रम चिढ़ते हुए बोला, हाथ पकड़ो और खड़े हो जाओ, वहाँ सब हमारा वेट कर रहे हैं, तुम क्या इधर उधर देखे जा रही हो। प्रीति ने मासूमियत से कहा, बेशर्म की डंडी, तुम तो मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे ना। विक्रम ने घूरते हुए उसे देखा। उसे मंदिर वाली बात याद आ गई। उसे कुछ पल सोचा, फिर आगे बढ़कर प्रीति को गोद में उठा लिया।